रिपब्लिकन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब का 91वां जन्मदिवस समारोह व जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम पार्टी अध्यक्ष BS शतार्थी व आए हुए अतिथियों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बाबा साहब, संत गाडगे जी व मान्यवर काशीराम जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात मोमबत्ती व अगरबत्ती जलाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही केक काटकर मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। RSP पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई जिले के लोग सम्मिलित हुए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी में सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शन मंच के माध्यम से किया गया। आज के कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश, नेत्रवान सिंह गौतम, डॉक्टर प्रीति गौतम, KP सिंह, BP भारती, शिवराम सिंह, श्रीचंद, S डोगरा, नेमी माथुर, संजीव दिवाकर, अनिल कनौजिया आदि सम्मिलित हुए। आज के इस आयोजन में डॉक्टर BS शतार्थी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया मंच के माध्यम से और पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया। आज इस कार्यक्रम में जितने लोग सम्मिलित हुए सभी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। आइए देखते हैं ये खास खबर। रिपब्लिकन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित मान्यवर काशीराम जी के 91वें जन्मदिवस समारोह में दिल्ली NCR व कई राज्य से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मंच के माध्यम से मान्यवर काशीराम जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन किया। इस कार्यक्रम में जहां सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम जी के जीवन परिचय पर संबोधन से अपना मार्गदर्शन लेते हुए इस बात की प्रेरणा ली कि हमें आने वाले समय में मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश को आगे। आज की सभा में उपस्थित सभी आदरणीय रिपब्लिकन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष महोदय, आज मान्यवर काशीराम जी का जन्म दिवस है। मान्यवर काशीराम जी ने सभी समाज को इकट्ठा किया, चाहे वो दलित हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं या बुद्धिजीवी हैं, किसी भी वर्ग के हैं। उन्होंने गरीबों को, अशिक्षितों को भी इकट्ठा किया और वो IAS ऑफिसर थे। IAS ऑफिसर की नौकरी छोड़ के उन्होंने सोचा मैं ज़मीन से जुड़ के गरीब से गरीब, झोंपड़ी से वहाँ तक भी लोगों के पास जाऊँगा। फिर वो मायावती जी से उनका संपर्क हुआ, बहन जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहूँगी। आज उन्हीं की बदौलत उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने की उसमें भी 2 सीटों से अमर सिंह जी थे, उन्होंने वोट नहीं डाली, एक और थे। आज वो प्रधानमंत्री बनते, आज काशीराम जी प्रधानमंत्री बन जाते। हम में फूट है। अंग्रेज भी जब भारत में आए थे तो किसी किसान के घर में गए थे, तो उन्हें फूट को देखा, उनकी ये क्या चीज़ है? फूट है। कह रहे इंडिया में डिवाइडेशन है, काजीरों में ये तो बटे हुए हैं, तो इसलिए राज कर गए। जो हम बिखरे हुए समाज के लोग हैं, दलित, शोषित, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज, महिलाएं, बहनें, सभी एक होके मिलके मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन चलाया था कि जाति तोड़ो, सब एक हो जाओ। सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, आज पार्लियामेंट में चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ, हनुमान। तो उनके उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी कोई शख्स ही नहीं कहता कि आपने शाहजी ऐसे कहना गलत है, हम पार्टी में हैं, चाहे हम इस्तीफा दें ना। लेकिन ऐसा कहना बहुत ही, बाबा साहब एक ऐसी चीज़ थी, ऐसे महान व्यक्ति थे, पूरे विश्व में उनको माना जाता है। वे हाजी मस्तान भी हुआ करते थे पहले ही,
वो भी रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो भी कहते थे कि मैं बाबा साहब का साथ दूंगा, मरते दम तक भी उनको खून देने के लिए तैयार हूं। आज जो मनुवादी लोग हैं, माने APJ अब्दुल कलाम जी हुए, राष्ट्रपति हुए, वो चाहते तो आज किसी भी देश में जाके कुछ भी बन सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन अपना देश का नाम कर गए और उन्होंने मिसाइलें बनाई। और वीर अब्दुल हमीद थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के टैंक तोड़े थे, आखिर मर गए, लेकिन अपने देश का नाम नहीं डूबने दिया। हमें आज सभी को सोचना है कि बाबा साहब क्या थे। उन्होंने हमें शिक्षित बनाया, संगठित बनाया, संघर्ष किया। वही काम मान्यवर काशीराम जी ने करके दिखाया। आज हम बोलने लायक हो गए हैं। हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, ऑफिसों में हरासमेंट होता है, कोई जज इतने नहीं है, हमारे IAS PCS नहीं है, विधायक नहीं है, और ऐसी जो आदमी संपत्ति रखने का भी हमें अधिकार है, उनको भी लूट लिया जाता है। आज हमें ज़रूरत है मानवर काशीराम जी के बताए रास्ते पे और शिक्षित और संगठित संघर्ष करने की जरूरत है। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शोषित वंचित समाज को आगे लाने वाले हमारे मान्यवर काशीराम जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों गुरुओं को चरण वंदन करते हुए आज हमारे जो समाज सुधारक के रूप में हमारे मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है। आज इसी के संदर्भ में आज हम सभी लोग इस सेमिनार हॉल में एक रिपब्लिकन समाज पार्टी के माध्यम से आज यहाँ मना रहे हैं। सभागार में बैठे ये सभी बुद्धिजीवी आज हमारे एक कोहिनूर हीरे की तरह मैं इनकी तुलना करता हूँ, जो अपना बेशकीमती समय निकाल करके इस सभागार में उपस्थित हुए। मानवर साहब हमारा जो मिशन चालू किया है, जैसे बाबा साहब हमारे जैसे एक्सपायर हुए तो हमारा जो बाबा साहब का मिशन था वो बहुत स्लो हो गया था और हमारे जो ब्राह्मणवादी लोग थे इसको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते थे। और इसी बीच में ही मानवर साहब की मुलाकात हो जाती है एक हमारे दीना भाना जी से, जो कि बाबा का मानवर साहब की ही ऑफिस में ही काम करते थे। तो बाबा साहब की 14 अप्रैल की छुट्टी के उपलक्ष्य में जब उन्होंने विरोध किया कि नहीं, हमारे बाबा साहब की भी एक छुट्टी होनी चाहिए 14 अप्रैल की, सारे मनुवादियों की, कोई होली की, कोई दिवाली की, कोई किसी की छुट्टी करवा रहे थे। तो दीना भाना जी ने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई कि नहीं, हमारे बाबा साहब की भी छुट्टी 14 अप्रैल को होनी चाहिए। तो इस पर जो भी वहाँ पे मनुवादी लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया, इतना विरोध किया कि दीना भाना जी की और मानवर साहब की जो नौकरी थी उनको बर्खास्त कर दिया गया। हकीकत में समझे तो बाबा साहब मानवर साहब के जीवन में क्रांति सबसे पहले वहीं से आती है, दीना भाना जी से। उन्होंने बाबा साहब को, मानवर साहब को बाबा साहब की कई पुस्तकें भेंट की और कहा इनको पढ़ो। तो कई पुस्तकें मानवर साहब ने एक एक रात में 3-3 बार पढ़ के उस पर रिसर्च किया कि वास्तव में ये बाबा साहब ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया और उनकी जो विचारधारा थी हमारे समाज तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो दम तोड़ता हुआ बाबा साहब का मिशन को हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी ने ही वहीं से उठा लिया और उठा करके इस बात की प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने शोषित वंचित समाज को उसकी न्याय, अधिकार और उनके जो भी फंडामेंटल राइट हैं उनको हम नहीं दिला देते तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और उन्होंने अपनी नौकरी को वहीं से त्यागपत्र दे दिया और इस पूरे समाज के लिए निकल पड़े। सबसे बड़ी गौरव की बात तो साथियों हमारे लिए ये है कि मानवर साहब थे कहाँ के? पंजाब स्टेट पे थे। उन्होंने काम कहाँ किया? सबसे ज़्यादा यूपी में किया। तो ये सबसे बड़ा कर्ज मेरे ऊपर मानवर साहब का ये भी है कि हर लोग अपना स्टेट देखते हैं, घर देखते हैं, जिला देखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं देखा।
उन्होंने देखा कि कहाँ पे कितना अत्याचार हो रहा है, कहाँ पे मेरी ज़रूरत है, कहाँ पे मेरा समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो उन्होंने सबसे पहले मिशन उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया। तो मैं तो कह रहा हूँ मैं रेडी हूँ और मेरा पूरा समाज मानवर साहब का रेडी है। और उन्होंने कई प्रतिज्ञा भी ली, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं कभी अपना घर नहीं बनाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार से नहीं मिलूंगा। 7 प्रतिज्ञाएं ली थी और ऐसा कोई प्रतिज्ञा ना ली थी जो बाबा मानवर साहब ने पूरी ना की हो। मैंने कई एक जगह पढ़ा था कि एक बार बाबा साहब मानवर साहब का भाषण हो रहा था, तो उसमें उनके पिताजी भी किसी तरह चुपके से आके ऐसे ही सभा में बैठ गए आके किसी सीट पे। तो मानवर साहब ने भी देख लिया था कि हमारे पापा जी यहाँ सामने बैठे हैं, और उन्होंने भी देख लिया था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलूंगा। तो वो नहीं मिले और अपनी सभा और भाषण समाप्त करने के बाद भी उनसे नहीं मिले। तो यह है एक त्याग और बलिदान की मूर्ति। ऐसा त्याग होना चाहिए, और जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया है समाज को, आज वही उनका ही इतिहास थोड़ा अक्षरों में लिखा जाएगा और लिखा गया है। हम तो कहते हैं कि जो भी समाज से जुड़ा है, अरे उतना नहीं कर सकते हो तो इतना तो कुछ कर ही दो कि जिससे कि हम एक आदमी को, 2-4 आदमी को इस मूवमेंट में ला के, मिशन में आके जोड़ दें और उसे एक सही रास्ते मिला दें। हम पूरे समाज को नया जोड़ पाएँ, इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि 10-20 लोगों को एक साल में इस मिशन मूवमेंट से जोड़ के उसको अंधविश्वास पाखंड से निकाल करके एक नई विचारधारा से जोड़ दें। तो बाबा साहब मानवर साहब जब अपनी भाषणों में कई नारों से लोगों में इतनी ऊर्जा भर देते थे, जिससे कि लोगों को लगता था कि नहीं, अब ये भाषण क्या है, ये मेरे लिए एक चुनौती है। उन्होंने सब पहला नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से SPDM। ये मानवर साहब के नारे थे, जिससे लोग सुनते थे, उनके लोग अंदर एकदम जुनून हो जाता था, और वो लोग बाबा साहब के इतने अनुयायी हो जाते थे कि हर मीटिंग में, हर सभा में बाबा मानवर साहब के साथ रहते थे। तो मानवर साहब की एक और दिलचस्प कहानी ये थी कि एक बार मानवर साहब इटावा में, मैंने सुना था इटावा में, मैनपुरी से हूँ, वो इटावा से थे। तो मानवर साहब ने कहा कि मुलायम सिंह जी थे वहाँ पे, हमारे प्रभावशाली थे नेता। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप मुलायम सिंह जी से समझौता मत करो, उनकी आप बुराई नहीं करते, उनके हमेशा फेवर में बोलते हैं। तो मानवर साहब ने यह कहा कि मुलायम सिंह और भाजपा, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर भाजपा पत्थर है तो मुलायम सिंह ईंट है। पत्थर से ईंट थोड़ी मुलायम होती है। अगर भाजपा को तोड़ना है तो मुलायम सिंह को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। मुलायम सिंह की ज़्यादा बुराई मत करो और मुलायम सिंह के साथ सरकार साझा बना लो, क्योंकि वो भी का नाम सामान्य वर्ग का विरोधी है, और ये भी है, और हम भी। थोड़ी हमारी भिन्नता हो सकती है कि समानताएं ज़्यादा हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा और सभी को फिर कहता हूं, जय क्रांतिकारी, जय गाड़गे, जय भीम, नमोबुद्धाय। परम श्रद्धेय RSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यार्थी सर और इस हॉल में बैठे हुए मेरे गणमान्य साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज इस ग्लोबल कॉलेज के सभागार में हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर अवधेश ने मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, गाडगे महाराज और कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को कहना चाहता हूँ। वैसे तो साहब के बारे में, कांशीराम साहब के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यार्थी सर ने आपको विस्तार से काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं
अपने शब्दों को लिख कर लाया हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब चर्चा चल रही थी, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि कांशीराम साहब की आत्माएं यदि कहीं हों, मैं अब उन्हें इसमें संशोधन करना चाहता हूं, बुद्ध और बाबा साहब या कांशीराम, उन्होंने हमेशा देयर इज नो गॉड देयर इज नो सोल, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। तो हमें ऐसे शब्दों का भी हमें चयन करना है, और ताकि हम जो है अपने इस शिक्षित समाज को अच्छे तरह से बता सकते हैं। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च, ये बंद हो जाएगा, मैं कह दूंगा, ये बंद करो यार, मैं बोल दूंगा इसे, अच्छा गिर ना जाए यार, पकड़ो नहीं, हाँ रख दो इसे तरफ। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को ख्वास पर रोपड़ पंजाब में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। 1958 में बीएससी स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त थे। डीआरडीओ पूना में नौकरी के दौरान वाल्मीकि जाति का एक जुनूनी अम्बेडकरवादी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी दीना भाना के बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, कांशीराम जी को दी, जिसे कांशीराम जी ने एक रात में 3 बार पढ़ा। बाबा साहब को इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका कहना था कि इस पुस्तक से मुझे जीवन भर का काम दे दिया है। कांशीराम जी का जीवन त्याग, निष्ठा, उत्कृष्ट एक उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसकी प्राप्ति के लिए आपने अपने आप पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। जब उनकी मां ने उन्हें शादी करने के लिए कहा था तो कांशीराम जी ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। नौकरी छोड़ने का उन्होंने 24 पन्नों का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि वो संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ सकेंगे। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया था कि ता जिंदगी शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए उत्थान में समर्पित होगा। कांशीराम साहब ने ऐसा मार्ग चुना जिसके नेता भी वे स्वयं थे और उसके कार्यकर्ता भी वो स्वयं थे। इसलिए उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की। इस योजना की पहली कड़ी थी विचारधारा का चुनाव और उसका निरंतर परिष्कार। उन्होंने बहुजनवाद की थीसिस विकसित की, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनकी केवल जनसंख्या इस देश के अंदर 15% थी, जो मनुवादी वो शासक वर्ग के रूप में कार्य करता था, तथा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बहुजन समाज के 85% लोग शोषित थे, वो उनके जो मनुवाद था उन 85% के लोगों के ऊपर शासन करते थे। अर्थात कांशीराम ने 15 और 85 का लड़ाई का एक नया फार्मूला तय किया। अपनी योजना की दूसरी कड़ी में कांशीराम ने बहुजन समाज बनाने के लिए 7 समाज सुधार को बहुजन परिवारों में पैदा हुए, जिन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरु घासीदास, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, ईवी रामास्वामी पेरी नायकर, महामना ज्योतिबा राव फूले, राजश्री सावजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके विद्रोह का पुनर्जीवन को अपने मिशन को भौगोलिक तथा सामाजिक विस्तार देने में योजना बनाई। अपनी योजना को तीसरी कड़ी में उनकी नज़र उन लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। मान्यवर कांशीराम साहब को आंदोलन के लिए आवश्यक मनी, माइंड और टाइम, MMT का फार्मूला लागू करा। मनी, माइंड और टाइम, ये तीनों चीजें सरकारी कर्मचारियों के पास नजर आई। उन्होंने प्रशिक्षण शिविरों में कैडर कैंप के माध्यम से हजारों कर्मचारियों को तैयार किया। विचारधारा, कार्यकर्ता जैसे नेता, आवश्यक अंगों को तैयार करने में के पश्चात कांशीराम ने संगठन का निर्माण कार्य आरंभ किया। माननीय कांशीराम जी के योजनाबद्ध मिशन जो निम्न प्रकार हैं। कांशीराम जी की राज सत्ता को मास्टर चाबी कहते थे। वे राज सत्ता को साध्य नहीं साधक मानते थे, जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के साध्य का प्राप्त किया जा सके।
राज सत्ता की चाबी पाने के लिए कांशीराम जी ने समय के अंतराल योजनाबद्ध तरीके से 3 संगठनों का स्थापना की। बाम सेव की स्थापना 6 दिसंबर 1978 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन बाम सेव का गठन किया था। बाम सेव एक पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस एवं नॉन एजिटेशनल संगठन था। यह कर्मचारियों का संगठन होते हुए भी कर्मचारियों के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे कांशीराम जी की धारणा थी कि बाम सेव के कर्मचारी समाज को अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर ट्रिपल टी अपना टाइम देंगे, टैलेंट था और पैसा भी उनके पास था, पे बैक टू सोसाइटी वो करेंगे। बाम सेव बहुजन समाज के लिए टीचर की भूमिका निभाएगा। परिणाम स्वरूप बाम सेव के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि क्षेत्रों में मनुवाद के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया था। जाति धर्म के में बटे हुए बहुजन समाज को सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जोड़कर प्रशिक्षित कार्यक्रम की फौज खड़ी कर दी थी। आपने देखा होगा उस समय गांव-गांव में, क्षेत्रों में एक कैडर कैंप हुआ करता था और उस कैडर कैंप के माध्यम से ही हमारे समाज के लोग जो है वो एकत्रित होते थे। इसी तरह दूसरे क्रम में उन्होंने DS4 की स्थापना की। बाम सेव के संगठन के 3 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब ने के परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम जी ने DS4 का गठन किया। इस संगठन का पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति था। यह संगठन राजनीतिक दल तो नहीं, लेकिन इसकी गतिविधियां राजनीतिक दल जैसी थी। बाम सेव की भूमिका अब अप्रत्यक्ष तौर पर DS4 के माध्यम से संघर्ष में परिवर्तन हो चुकी थी, जिसकी वजह से कांशीराम के नेतृत्व में मनुवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। कांशीराम अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों में कहा करते थे, जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है वे राजनीति में सफल नहीं हो सकते। अब बाम सेव और DS4 राजनीतिक गतियों से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो चुकी थी। कांशीराम के समक्ष नेतृत्व में बहुजन समाज में राजनीतिक भूख भी पैदा हो गई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन पर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट था, पहले राज सत्ता की चाबी पर कब्जा करना, फिर सत्ता की चाबी से सम्राट और शौक के स्वर्ण भारत की पुनर्स्थापना करना। उद्देश्य के अनुरूप जैसे ही बसपा की पहली सरकार बनी, कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश को पूरा बोधमय घोषित कर दिया था। इस योजना के तहत बसपा की सरकार में कहीं पत्थर भी गड़वाए और भड़बड़। आपने देखा होगा उस समय, जिस समय सरकार बनी थी, हर गांव के बाहर जो सड़क के किनारे जाता था, डॉक्टर अंबेडकर विलेज के नाम के पत्थर गाड़े गए थे। कहाँ सीधी ये सरकार चलती रहती और ये आगे बढ़ती रहती। जिस तरह से आज खुदाई में बुद्धा की मूर्ति निकलती है, उसी तरह से कभी 100 साल बाद जब खुदाई होती तो डॉक्टर अंबेडकर विलेज के पत्थर जो निकलते। कांशीराम जी को जीवन में सबसे बड़ा झटका पार्टी गठन के मात्र 2 वर्ष बाद उस समय लगा जब बाम सेव कांशीराम से अलग हो गया, जिसका अफसोस अक्सर कांशीराम अपने भाषणों में क्या करते थे कि मैंने मेरी जवानी का पूरा दिमाग और समय बाम सेव की तैयारी में लगा दिया, यह सोचकर कि समय आने पर बाम सेव का सदुपयोग कर मैं आसानी से बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बना दूंगा। लेकिन बाम सेव के कुछ लोगों ने गद्दारी की और बाम सेव को मुझसे अलग कर दिया। मैंने इस प्रण किया कि अब मुझे अपने बलबूते पर ही इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाना है। कांशीराम जी की उपलब्धि में यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है, यदि उन्हें बाम सेव का साथ मिला होता तब तो जरूर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाकर वो इस भारतवर्ष से विदा लेते। फिर भी कांशीराम साहब का करिश्मा ही था कि उन्होंने बसपा को दूसरे चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाते हुए पार्टी गठन में 11वें वर्ष में ही 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री मायावती को बना दिया। कांशीराम जी ने संरक्षण में मायावती जी ने 3 बार कुछ महीनों के लिए पूर्ण कार्यभार संभाला। उनका यह कार्यकाल इतना प्रभावशाली था कि मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बना ली, लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को माननीय कांशीराम जी का परिनिर्वाण हो जाने की वजह से अब मायावती पूर्ण बहुमत सरकार में कांशीराम का साया नहीं था। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांशीराम त्याग और समर्पण की सारी सीमाओं को लांघकर बहुजन समाज के प्रति संवेदनशील और अपने मकसद के प्रति जिद्दी थे। उन्होंने इस जिद को परिणाम था कि साधनहीन कांशीराम ने फूले, साहू, पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को और बाबा साहब के निधन के साथ दफन हो चुका था। कांशीराम जी ने उस मिशन को जीरो से शुरू कर पुनर्जीवित किया। बहुजन आदर्श
बहुजन साहित्य पहचान दिलाकर कांशीराम के सपनों का भारत सम्राट अशोक के भारत को बहुजन समाज का ख्वाब दिखाया। कांशीराम जी के बहुजनवाद ने मनुवाद को हमेशा के लिए अपराधी घोषित कर दिया। भविष्य में कांशीराम जी ने बसपा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कांशीराम जी का बहुजनवाद सदैव प्रशंसनीय और बहुजन समाज के प्रेरणा देता रहेगा। उनका जो मिशन, जो कारवां है, वो हमेशा चलता रहेगा। आदमी इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जिस आदमी का विचार मर जाता है वो आदमी भी मर जाता है। हमारे समाज के लिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं और उन प्रेरणा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मेरी अपनी सोच और मान्यता है। आपने देखा होगा हमारे बहुत से लोग ब्राह्मणवाद को हमेशा गाली देते रहते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या उसमें सारा दोष ब्राह्मणवाद का ही है? क्या हमारा दोष नहीं है? जब हमारे घरों में कोई लड़का पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले हमारे समाज के लोग क्या सोचते हैं? परिवार में चर्चा करते हैं कि चलो भाई इसका नामकरण संस्कार कराएं। नामकरण संस्कार करने के लिए कहाँ जाएंगे? एक पंडित जी के पास जाएंगे। क्या पंडित ने आपको बुलाया है जो आप वहाँ जाओगे? अरे नाम आप अपने आप भी तो रख सकते हो। बड़ा होता है, शादी होता, जब उसकी शादी होने के लिए होती है तब वो जो भाई इसका मुहूर्त, शादी का मुहूर्त दिखवाना है, तो जब मुहूर्त दिखवाने के लिए कहाँ जो फिर पंडित जी के पास जाएंगे? क्या पंडित जी ने आपको बुलाया हो, हमारे पास आओ, हम आपकी शादी का मुहूर्त दिखवाते हैं? अरे जो भी आपको शुभ दिन लग रहा हो, और जो हमारे महापुरुष हैं और उनके अनुकंपा से जो भी आपको दिन सही घोषित हो, आप शादी कर सकते हैं। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इकट्ठा करा जाता है, कोई दिन निर्धारित किया जाता है कि भाई इसकी जो है रोटी करी जाएगी, तेरहवीं करी जाएगी। कौन कहाँ जब हम लोग ही तो जाते हैं उसके पास, कोई ब्राह्मण बुलाता है, भाई तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा पिताजी मर गया, आओ मेरे पास आओ, मैं आपकी 13वीं की डेट देख रहा हूँ। तो इस सब का हम लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और कहने के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने देखा होगा, यदि हम युगों की बात करें, त्रेता युग, सतयुग और द्वापर, ये 3 युग थे, और आज की डेट में बोला जा रहा था कलयुग। मैं अपने बहुत से साथियों से पूछता हूँ, भाई ये बताओ सतयुग बढ़िया था या कलयुग बढ़िया था? तो मेरे बहुत से साथी कहते हैं सतयुग बढ़िया था। मैं क्यों बढ़िया था सतयुग? सतयुग में या द्वापर में है, उसमें है त्रेता युग में, तो हमारे समाज के लोगों को पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था। जिस समय वो चला करते थे उनके पीछे झाड़ू बांधे जाते थे। जब वो जिस समय कहीं वो थूक ना दें तो हंडिया बांधी जाती थी। वो सतयुग या द्वापर त्रेता। लेकिन हमारे लोगों तो लिए कलयुग ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि इस कलयुग में आज हम इतने बढ़िया इस हॉल के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, टिप टॉप टाई बैठे हुए हैं, हम लोगों की गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, और ये सब जो बाबा साहब बुद्धा और कांशीराम साहब के विचारों से हम लोग प्रेरित हुए हैं, हम आगे बढ़े हैं। तो हमारे लिए तो कलयुग ज़्यादा बढ़िया है, हमारे लिए वो तो युग बढ़िया नहीं है। और क्योंकि इसमें हमारा विकास हुआ है, और जहाँ आदमी का विकास होता है उसके लिए तो वो टाइम अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, और मान्यवर साहब और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं सरदार भगत सिंह से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय काशीराम साहब के लिए 2 बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिकन समाज पार्टी के इस बैनर तले इस विद्यालय प्रांगण में आज माननीय दुनिया के सबसे शिक्षित इंसान के बाद भारत के दूसरे अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, और बहुत अच्छा लगा कि मान्यवर साहब के बारे में जितनी बातें कही जाएं वास्तव में कम है। मान्यवर साहब एक IAS रैंक के अफसर होने के बाद चाहते तो वो अपना रोजी रोटी, घर परिवार अच्छे से गुजर बसर करते, लेकिन साहब ने उस बहुजन समाज की मानवीय दशा को पढ़ा और दिल से पढ़ा। दिल से पढ़ने के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि जिस बहुजन समाज एक छुट्टी के लिए गड़गड़ा रहा है कि मेरी एक 14 अप्रैल की छुट्टी दे दो, जब तक इस बहुजन समाज को हुक्मरान न बना दूंगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। इसी क्रम में मान्यवर साहब ने एक फटी चप्पल से लेकर ना किसी से अपना पैसा, सिर्फ एक बहुजन समाज को अपना समय देना, बहुजन समाज के यूनिटी पर ध्यान देना, 6743 जातियों को एक करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
गुजरात से लेके असम तक उन्होंने बहुजन समाज को एक मूवमेंट खड़ा किया। इसी मूवमेंट के कदम कदम पर DS4, बाम सेफ, फिर उन्होंने देखा कि संगठन बनाने के बाद भी कमियां रह गई है। जब तक हम शासन सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला, ना हम अपने समाज का भला कर नहीं सकते। उन्होंने फिर रास्ता अख्तियार किया अपना, और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के दिन उन्होंने पार्टी का गठन कर दिया, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी के लिए भी माननीय काशीराम जी ने लगभग 1 महीना चुनाव आयोग के सामने बैठकर धरना दिया, और चुनाव आयोग मजबूर हो गया कि ये काशीराम पीछे हटने वाला नहीं है। अंततः वो हाथी विशालकाय, जो बाबा साहब का कभी सपना होता था, वो विशालकाय चिन्ह उनको प्रदान किया गया। तो मान्यवर साहब के बारे में जितना कहा जाए, उन्होंने कई सिस्टम से लड़ा, विधायिका से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, और शासक हमारा जो तीसरा चौथा स्तंभ है मीडिया से भी लड़ा। तो इन्हीं जिन संगठनों से लड़े, साहब की विजय होती ही गई। अंततः उन लोगों को एक काशीराम जैसा संघर्षी नेता जमीनी इकाई पर मिला, और उन्होंने यूपी में उस करिश्मा को करके दिखाया। सबसे पहले 1995 में जब बहन जी की गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट में 1,45,000 गुंडे मवाली जो कभी हमारे दलितों पर अत्याचार करते थे, 6 महीने के सलाखों के भीतर थे। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई हमारे महापुरुषों की है। फूले साहू अम्बेडकर से लेके आज जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, वो लड़ाइयां समानता की है। इस समानता के लिए हमें सिस्टम से लड़ना होगा। हमारे न्यायपालिका में एक भी हमारा जज SC कास्ट का, ST कास्ट का नहीं है। अगर होगा भी तो हमारे लोगों पर ध्यान नहीं देता। विधायिका में हमारे 131 सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर चाहें तो चंद मिनटों में इस्तीफा देकर सरकार गिरा दें, लेकिन वो हमारे किसी भी दुख सुख को जानने वाले नहीं हैं। और इस तरह जितना भी कहा जाए, मान्यवर साहब के बारे में उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मान्यवर साहब ने 85-15 का नारा दिया, सफल हुए। और इस सफलता का प्रमुख राज रहा साहब का कैडर। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से कैडर को जरूर ध्यान दें। अगर कैडर समाज में नहीं होगा तो हमारे जो युवा वर्ग है, ना तो युवा वर्ग उनको पढ़ता है ना ध्यान देता। युवा वर्ग सबसे ज़्यादा इंस्टा ID पे चल रहा, फेसबुक, ट्विटर, मीडिया पे ध्यान दे रहा। तो इसी क्रम में हमारे सिलेबस में भी, पाठ्यक्रम में हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान है ही नहीं। तो सोच लीजिए, जब हमारा युवा हाथ में जब हमारे महापुरुषों के बारे में जानेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो कैसे लड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि कैडर का काम, जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, उसी दिन एक दिन कार्यक्रम कैडर का हो। और जब कैडर होगा तो हमारा समाज अपने आप ना बिकने वाला पैदा होगा। और जब ना बिकने वाला समाज पैदा होगा तो ना बिकने वाला नेता अपने आप स्वयं खोज लेगा, और हम खुद हुक्मरान बनने की पहली कड़ी पर मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय कांसीराम, जय बहुजन समाज। जो भरा नहीं है भावों से, बहत भी इसमें मझधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है इसमें समाज के प्रति प्यार नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम जी और गांधी साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज के प्रिंसिपल और इस संस्था की, इस पार्टी के अध्यक्ष सत्यार्थी जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी बहन और भाइयों, हम सभा साथी। मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, किंतु सामाजिक संस्था में जाता आता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। आज मुझे एक खुशी हुई, क्योंकि मैं धोबी समाज से आता हूँ और मेरा नाम शिक्षक दिवाकर है।
मैंने एक बैनर देखा था लगा हुआ, मेरे घर के पास ही लगा हुआ था चौधरी मोड़ पे, मेरा वो रास्ता, तो मैंने बैनर देखा, उस बैनर को देख करके मैं यहाँ पार्टी में आया। मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैं किसी कहने से नहीं आया, सिर्फ एक बैनर देख करके जो कि गांधीनगर के मोड़ पर लगा हुआ था। मैं वहाँ ताला ठीक करा रहा था, तो जब मैंने बैनर देखा तो मैंने बाबा साहब को नाम देख करके उनको मैं यहाँ पर आपके चरणों में उपस्थित हुआ। किंतु बहुत सी बातें काशीराम जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में एक गाँव था और उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। तो हमारे 11 लोगों की टीम थी जो 5 रुपये का 10 रुपये चंदा देकर हम लोग पैसा इकट्ठा कर उनको साथ दिया। मुझे उनसे वार्तालाप करने का, उनकी मीटिंग में जाने का, उनके साथ में रहने का मौका, मतलब रहने का तो नहीं कह सकता मैं, उनको बात करने का और मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। उनको मैं भली बात ही परिचित हूँ और उनमें जो परिचय मुझे कराया, मिस्टर अरुण चौधरी थे जो प्रोफेसर थे टेक्निकल दिल्ली के, उन्होंने मुझे अपने संस्था में जोड़ने का काम किया और परिचय कराने का काम कर हम 11 लोग वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर थे जो 5 रुपये के 10 रुपये की पर्ची, जो कि आज भी मेरे पास रखी हुई है, बची हुई 2-4 पर्ची हैं, वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। तो हम लोग ये सब काम करते थे। तो मैं संस्था से काशीराम जी से बहुत पुराना जुड़ा हुआ था। तो इन बातों को जब तक एक बात मुझे बड़े दुख की बात होती है कि जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा है, ठाकुर ऐसा है, बनिया ऐसा है, किंतु बड़े दुख की बात कहता हूँ जब अपने ही लोग अपने लोगों को काटने का काम करते हैं तो मेरे हृदय पर बात पहुँचता है। तो मेरे कहने में मैं कहना चाह रहा था कि पहले हम अपने आप को धोना पड़ेगा, अपने आप की बुराइयों को दूर करना पड़ेगा, तब हम जाकर दूसरा बहुत सी बात कह दी मैंने, ज़्यादा बात मैंने इसलिए टाइम दे दिया आपको, इसके लिए गलती की क्षमा चाहता हूँ। मैं बाबा साहब को अपने काशीराम जी में श्रद्धा से मना करते हुए अपनी बात वाणी को जवाब देता हूँ, खत्म करता हूँ और हमारे सिद्धार्थ जी को अपना धन्यवाद याद करता हूँ जिन्होंने जिंदगी का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए तथा अपने बहुजन समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ा हूँ। मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आप जैसे लोगों को मेरे दर्शन दिए। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम बीपी भारती, मोदी नगर से हूँ और बीएसएनएल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का उप सचिव हूँ। मैंने जब से मोदी नगर में मैं आया था, इससे पहले मैं आर्मी में भी रहा हूँ, तो यहाँ आकर के बाम सेठ के माध्यम से और अपने सामाजिक संस्थाएं और भी जुड़ी हुई थी, उनके साथ मिलकर के मैंने काम करा। और सुख्यात जी जानते हैं, हमने मान्यवर काशीराम जी के साथ, बहन जी मायावती जी के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके जो काम करा है। उसके बाद में जब सत्यात जी से मुलाकात हुई तो इनके दिशा निर्देशन में भी हमने समाज के अंदर काम किया है। और आपको एक बात बताता हूँ, पीछे ले जाना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिंदा रखने वाले पहले हमारे थे बीपी मौर्य, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, बड़े पैमाने पे बढ़ाया। और उस वक्त हम छोटे थे, पढ़ते थे, हमने देखा जेल भरो जब आंदोलन किया था, जेलों के अंदर जगह नहीं मिली थी, वो भी समय हमने देखा है। इसके बाद धीरे धीरे कारवां आगे चलता रहा, समय परिवर्तित होता रहा। बीपी मौर्य जी ने अपनी लाइन छोड़ करके दूसरी दिशा अपनी अपना ली, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका भी पतन हो गया। फिर समय परिवर्तनशील है, उसी बीच में हमने बड़े लोगों के जूते चप्पल अपने कंधे पर रख कर ढोए हैं। हमारे बीच में एक और महान व्यक्ति आए, आप सभी लोग शायद उसके नाम से परिचित होंगे, जिसका नाम था राम राम। आज क्योंकि वो धुल गए नहा धो करके, आज जो उदित राज हो गई। तो कुछ समय तक हमने उनकी भी चप्पल ढोई। ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी करने के साथ साथ में टाइम निकाल करके दूर दराज गाँव में जा करके और शहरों में जा करके अपने खर्चे पे उनके साथ साथ फिरते थे। लास्ट में हुआ ये, उन्होंने भी समाज को धोखा दिया, हमें भी धोखा दिया, हमें भी पछतावा हुआ। इस तरीके से
कभी कभी मन में ऐसा सोचना पड़ता है कि हमारे जितने भी समाज के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए जो बात करते हैं, दे करके चलने की बात करते हैं, वो बीच में मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस पर हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन मान्यवर काशीराम जी जब से आए, जब से इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्होंने समय दिया, समाज के लिए काम करा। और बहन जी को लेकर के आने का इन्हीं का जो मुख्य वो था, इन्होंने ही बहन जी को बढ़ावा दिया। और मान्यवर काशीराम जी की वजह से बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और आज आप लोग देख भी रहे होंगे, हमारे समाज के SC ST वर्ग को हर कोई ये कहता है कि मैं इसका पक्का समाज सेवक हूँ, मैं ही इनका क्या नाम, इनका उद्धार करने वाला हूँ। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, सब अपनी राजनीति चमका करके और धीरे धीरे वे भी फ्लॉप हो जाते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे हैं। अब हमारे डॉक्टर साहब है सत्यार्थी जी, हमने इनका काम देखा है। ये तो हमसे बहुत बाद में मोदी नगर में आए थे, जब हमारा परिचय हुआ था। हमने इनकी कार्यशैली देखी, क्या इनका कार्य करने का तरीका, किस तरीके से हम लोगों को इकट्ठा करके समझाने का और गाइडलाइन देते थे हमें हर काम के लिए। और इन्हीं के साथ मिलकर के बल्कि अपनी ड्यूटी भी करते थे, हम भी अपनी ड्यूटी करते थे, उसके बाद समय निकाल करके अपने समाज के लिए काम करते थे। मान्यवर काशीराम जी से बड़े प्रेरित हुए। और आज हम जो मान्यवर जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, ये हमारे सत्यार्थ जी ने जो ये यहाँ प्रोग्राम रखा, हम इन्हों के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। इसी के साथ में जय भीम। क्या बहुत देर से जो है वेट करें, कुछ विचार जो है अपने रखें। प्रिय योगिता, तालियां बजती हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। नमस्कार, मेरा नाम योगिता है और ज़्यादा कुछ तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन इतना बोलना चाहूँगी कि बाबा साहेब और काशीराम, इन सब महापुरुषों के बारे में सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। मेरे पापा हैं श्री अनिल कुमार जी, इन्होंने बचपन से बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताई हैं। इनके विचारों को हमारे जीवन में लागू करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम लोग इनके विचारों पे चलने की कोशिश करते हैं। और काशीराम जी के बारे में ये कहूँगी कि पंजाब से लेकर के उनका जन्म जहाँ हुआ था और फिर उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वो चाहते तो अपनी लाइफ IAS बन के अच्छे से गुजार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज के बारे में सोचा और उनके लिए बहुत सारे कार्य किए। नोनी माथुर जी को आमंत्रित करूंगा। माथुर जी आगरा से, डैनी माथुर आए, जोरदार तालियां बजती रहे। विचार जो धन्यवाद। दसमोहर तथागत बोध से लेके काशीराम तक सौजन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और रिपब्लिकन समाज पार्टी के प्रांगण में बैठे सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मान्यवर काशीराम साहब के 91वें जन्मदिन पर रिपब्लिकन समाज पार्टी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, बड़ा दिल की गहराइयों से आभार करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मान्यवर साहब का जीवन समाज की प्रत्येक व्यक्ति के आगे ले आने के लिए समर्पित रहा है। अभी मंच पर बातें चल रही थी और मान्यवर साहब के बारे में बातें चल रही थी, सब ठीक है, मगर उस सब में कमियां हम सब में हैं।
हम सब में कमियां यहाँ हैं कि मानवर साहब ने पूरा जीवन दिया। हम चाहते तो है कि मानवर की तरह कोई दूसरा आए और काम हो। हमारे बाप दादा ने जो हमारे लिए पैदा किया है उस पर हम बैठ के आराम से ऐश मौज करते हैं, मगर अपने जीवन में खुद मेहनत नहीं करना चाहते। मान्यवर साहब पैदा तो हो मगर मेरा बच्चा पैदा ना हो, मेरे पड़ोसी का बच्चा पैदा हो जाए। मान्यवर साहब पैदा तो हो मगर मेरा बच्चा नहीं हो, मेरे पड़ोसी का बच्चा पैदा हो जाए और करोड़पति मैं और मेरा बच्चा बन जाऊं, मेरे भाई का बच्चा बन जाऊं। तो ये सोच हमें अपनी दूर करनी होगी और हमें अपनी समाज को आगे ले जाना होगा। बहुत सारी बातें, ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अवगत कराया। हमें नेक्स्ट जो है पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर BS संचार से अनुरोध करूँगा कि वो आए और सवाल विचार चलिए डॉक्टर सर, BS संचार के लिए जोरदार तालियां। ये लो यार, ये लो, बदमाश आदमी है। पकड़ो। सभी साथियों को जय फुले, जय गाड़गे, जय भीम, जय मान्यवर कांसीराम। आज कांसीराम साहब का जन्मदिन है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोगों को ये मौका मिला है इकट्ठा होने का और बात करने का। बहुत गहराई से बातें हुई हैं और उस गहराई को दिस जेंटलमैन हैज़ टेकन फर्दर डीप और बहुत ही सोचने की बातें कही हैं कि हम अपने समाज को किस तरह से जोड़ें, किस तरह से इकट्ठा करें। आज आवश्यकता यही है और उदाहरण दिए अमेरिका के और दूसरे जो कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन अमेरिका के उदाहरण और यहाँ के उदाहरण में थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पूरा ब्लैक एक है और यहाँ पूरा ब्लैक 6743 की ग्रेडेड कास्ट्स में बटा हुआ है। यदि ये एक होता तो शायद यहाँ लड़ाई की कम जरूरत पड़ती, क्योंकि सोच हो जाती। यहाँ पर इस तरह का ताना बाना बनाया गया है कि जिसको तोड़ना समझना मात्र कल्चरली किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि जब तक हम सांस्कृतिक रूप से अपने समाज को न जोड़ पाएं, हो नहीं पाएगा। आपने देखा होगा बाबा साहेब से लेके ज्योतिबा फुले से लेके छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर, फुले, बाबा साहेब B.P. मौर्य साहेब, डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर, मान्यवर साहब आदि ने जो कहा था कि सामाजिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी, असामाजिक जड़ें चेत नहीं सकती। मतलब यही था कि किसी तरह से हम कल्चरली अपने को जोड़ें। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इस बहुजन समाज में रही कि इन्होंने जिसको अपना देवता मान लिया उसका कभी आकलन नहीं किया। चाहे बुद्ध हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे छत्रपति साहूजी महाराज हो, E.V. रामास्वामी नायकर हो, बाबा साहेब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर हो, संत हमारे गाड़गे बाबा हो, B.P. मौर्य हो या मान्यवर कांसीराम साहब, किसी ने कभी भी उनको देवता की स्थिति से नीचे नहीं लाए। हमने माला चढ़ाना चालू कर दिया तो माला चढ़ा रहे हैं। कभी ये नहीं कहा जैसे डायमंड ने कहा कि हम उनको पढ़ के ये और सोचें कि क्या और हो सकता है। पूर्व काल में यहां पर 3 फिलोसफर हुए, अरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटो। प्लेटो वाज द डिसाइपल ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का नेता चेला था प्लेटो, और अरिस्टोटल ने जो भी कहा उसको प्लेटो ने उनका शिष्य होने के बावजूद पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और उसमें से एक नई फिलॉसफी निकाल के दी। इसी तरह सोक्रेटो को इन्होंने स्वीकार नहीं किया
और यदि ये तीनों बहुजन समाज में पैदा हुए होते तो इनमें से 2 मिट गए होते और एक ही रहता, क्योंकि माला ही तो चढ़ा नहीं, माला चढ़ाने का काम होता रहता। हम यदि अपने किसी भी महान भाव पर आकलन करने बैठ जाएं तो आप पूरे समाज के दुश्मन बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल निहायत गलत है। जब तक समाज चिंतनशील नहीं होगा समाज का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। आपको चिंतनशील बनना पड़ेगा, डेली सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ने के बाद भी इसमें से कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा। जो कह दिया उन्होंने, बाबा साहब ने जो कहा पूरी तरह से सही है, मानवेय साहब ने कहा वो पूरी तरह सही तो बिल्कुल है। क्या समय के अनुसार उसमें परिवर्तन की जरूरत है, सोच की जरूरत है। आज समय परिवर्तित हुआ है, समय के हिसाब से विचार होता है। तथागत बुद्ध का विचार जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब कुछ और था, और जब परिनिर्वाण हुआ 45 साल के बाद तब कुछ और था, एक नहीं था। और हमने वो पंचशील पढ़ लिया कि जो पूरे संसार में घूम रहा है, लेकिन तथागत बुद्ध का वो आखिरी वचन नहीं पढ़ा, न समझा, न सोचा कि जो संसार के लिए बहुत लाभप्रद होता। इसी तरह से बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज कहा। ब्राह्मणवादियों ने इसको एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट बना दिया। आज 90% भारतवर्ष का लोग एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने बाबा साहब के साहित्य को ये पढ़ के नहीं देखा कि ये एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज क्यों है, और एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट क्यों गलत है, किसी ने नहीं सोचा। जिस समाज में इस तरह की चिंतनशीलता नहीं है, वो समाज 3000 वर्ष से जहां चक्कर काट रहा है, धक्के खा रहा है, 3000 वर्ष पूर्व पहले पिट रहा था और आज भी पिट रहा है, पिटता रहेगा। इसको चिंतन एक डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। अभी होली की बात थी, होलिका दहन बंद कर दिया, रंग लगाए घूम रहे, क्योंकि किसी ने ये पूरी तरह से उसे समझा नहीं पाया कि रंग लगाना भी हमारी कल्चर का पार्ट नहीं है, फीता काटना हमारी कल्चर का पार्ट नहीं है। हमारी कल्चर में ज्योति जलाने का पार्ट है, तथागत बुद्ध से लेके आज तक। आपने देखा हमारे यहाँ दुकान का उद्घाटन होता है, फीता कटवाते, इन्हें पता ही नहीं। क्रिश्चियंस की कल्चर हम अपने ला रहे, क्रिश्चियंस की 90% कल्चर हमारे यहाँ की, 10% है वो गलत है, उन्हीं में एक हिस्सा है फीता काटना। हम अपनी बात करते हैं। मानवेय साहब ने अपने जीवन में 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। नंबर 1 क्यों ली थी? क्योंकि समाज का कुछ करना था। उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 मैं अपने घर नहीं जाऊंगा लौट के जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। नंबर 3 मैं धन इकट्ठा नहीं करूंगा। क्यों किया था? यह पूरे समाज जो 85% का नारा दिया था, 15-85 का, उसको कहीं उनके मन में था कि हम कुछ ये कर पाए तो करें, और जितना कर सकते थे उतना किया। आज सबसे बड़ी जरूरत है, आज बाबा मानवर काशीराम साहब के जन्म के दिन के अंदर के दिन, कि हम सभी को एक चिंतनशील व्यक्ति बनना है, डंडा घुमाने वाला नहीं। हमारे दादा डंडा घुमा रहे थे और हम भी दादा डंडा घुमा रहे, लेकिन ये नहीं सोचा कि दादा डंडा क्यों घुमा रहा था और हम डंडा क्यों घुमा रहे। शायद आपने सुना होगा डंडा घुमाने वाली कहानी। एक परिवार में बहुत सदियों पहले एक बुजुर्ग अंधा था, घूंघट मारने की प्रथा थी। अंधे ससुर के सामने भी बहू घूंघट मार के आती थी, तो बहू जब उन्हें रोटी देती थी तो रोटी कुत्ता उठा ले जाते थे, वो भूखे रह जाते थे। उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो यह तरीका निकाला गया कि बाबा को डंडा दे दो, एक हाथ से डंडा घुमाएंगे, दूसरे हाथ से रोटी खाएंगे। तो जब बच्चा पैदा हुआ वो दादा के पास बैठने लगा। वो देखते देखते दादा की तरह वो भी डंडा घुमाने लगा, जबकि उसे दिखाई देता था सब कुछ हो रहा था। 5-6 पीढ़ियों के बाद उसमें से किसी एक ने सोचा कि यार पढ़ने लिखने के बाद IIM कोलकाता गए तो सोचा कभी ये देखे कि डंडा घुमाया क्यों जा रहा है।
तो उन्हें कारण पता चला कि पीछे दादा कोई एक अंधा था। तो हम उस घर के परिवार के लोग हैं कि हम डंडा को मारें, हम खुद कुछ नहीं कर रहे। यदि एक आदमी पढ़ लिख के नौकरी पा गया, मकान बना लिया, बच्चों की शादी कर ली, 99% हमारे बहुजन समाज के लोगों का मकसद ये है कि उनका परिवार, उनका घर सेफ रहे, बस, और कुछ नहीं। कोई कारण न हो जाए कि इसके अलावा कोई दूसरा कार्य किया जाए। पैसा एक बार जुड़ना चालू हो जाए तो घटता नहीं है, एक बार जुड़ना चालू हो जाए तो घटता नहीं है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम इसे और बढ़ाएं। और किसके लिए बढ़ाएं? यदि जरूरत पड़ेगी तो आखिर में उनको एक आउटसोर्स करके आदमी रखना पड़ेगा उनके टट्टी पेशाब डालने के लिए, उनके बच्चे नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे, जिनके लिए वो सब कुछ इकट्ठा करके किया है। समाज के प्रति उनका पास उन पे जो कर्जा है उसको चुकाने का कोई कार्यक्रम नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, सोचा ही नहीं कभी कि हम कुछ करना है। आज जो हम रो रहे हैं ना कि हमारी स्थिति ऐसी है, ऐसी है, अभी दिवाकर साहब ने कहा, सब ने कहा, आपस में जो फूट है, चमार, धोबी, धानुक, भंगी आपस में लड़ रहे हैं, किसी की सोच ये नहीं आती है कि हम इसे कैसे निपटाएं। बाबा साहब ने 1936 में एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, उसमें बहुत सारे तरीके दिए थे। 36 के बाद याद कितने हो गए? कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। 70 साल के परिवर्तन होने के बाद शायद कुछ और तरीके भी निकल के आए होंगे, तो वो तरीके भी जोड़े जा सकते, लेकिन हम नहीं चिंतन करते, हम ये सोच ही नहीं रहे कि कैसे करें। माननीय कांसीराम साहब ने साइकिल रैली लगे कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, आज कारें हैं, स्कूटर हैं, हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, सारे साधन है, एक एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। कोई नहीं चाहता कि एक दिन गाड़ी से निकल के गांव में जाए, अपने भाइयों से मिले, अपने परिवारजनों से मिले। परिवारजन की बात का मतलब है बहुजन, मिले, उनसे काम करें। हमारे बीच में बैठे कनौजिया जी पूरे दिन 18 घंटे समाज का कार्य करते हैं और गाली खाते। चंद्रप्रकाश जी बैठे हैं, कार्य करते हैं, थोड़ी बहुत गाली ये भी खाते। ध्यान रखना, आप उस समाज में पैदा हुए हैं कि जहां आपके कार्य को समझना बहुत मुश्किल है। इस गाजियाबाद में कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य होते हैं अच्छे, अभी गाली देने वालों की संख्या काफी है, लेकिन गाली देते रहें और आप काम करते रहें। अब सवाल आता है कि राजनीतिक पार्टियां, आपने देखा हो राजनीतिक पार्टियां पूरे इंडिया में कितनी है? हमारे राजकुमार जी को पता होगा, करीब 150। लेकिन पूरी राजनीतिक पार्टियां कितनी है? 4500 से ज्यादा है। जो रजिस्टर्ड है 4500 से ज्यादा पूरी। पूरी तो आपका रेशियो भारत बराबर है, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं कह सकते, ग्रोथ सही है। अब सवाल आता है 4500 में से कितनी राजनीतिक पार्टियां सफल हैं? 4। और आपकी कितनी पार्टियां सफल हैं? यही तो चिंतन का कार्य है। चिंतन की बात तो यही है। 4500 पार्टियां बनी, 4 नहीं, करीब 15 पार्टी हैं जो राज्य कर रही हैं इस समय, राज्यों में कर रही, वो भी तो कर रही हैं। 15 पार्टियां राज्य कर रही हैं 4500 में से, जो कि 15% लोगों की हैं। 15% लोगों ने 4500 पार्टियां बनाई, जिसमें 15 पार्टियां आज राज कर रही हैं, और आपके 85% लोगों ने लगभग 200 पार्टियां बनाई, और 200 में से 200 की 200 गालियां खा रही। और इसमें से कोई भी पार्टी
यदि 2-4 MP MLA जिता पा रही है तो वो हिंदुइज्म के जूतों के नीचे दबे होकर कर रही। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर यदि आपको स्वतंत्र रहना है तो हिंदूवाद, हिंदू महासभा, RSS जैसी संस्थाओं से दूर रहना। ये उनका आखिरी स्टेटमेंट। और हम सबसे पहले इन्हीं के चंगुल में फंसते हैं। मानवर कांसीराम साहब को बहुत फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन 2006 तक उनको कोई नहीं फंसा पाया। और पार्टियों के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, क्या हुआ कैसे हुआ आप जानते हैं। लेकिन उसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 75 साल से जो हम कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है, असामाजिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती, ये एक कहावत रह गई है। आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक जड़ें आपकी भी अच्छी खासी मजबूत हैं। कल्चरली पूरा भारतवर्ष जय भीम करता है, पूरा भारतवर्ष हिंदू देवी देवताओं का विरोध करता है। बहुजन समाज, और बहुजन समाज किसे कहते हैं? जो लीडरशिप कर सकता है। लीडरशिप हर जाति में 2-4 लोग होते, पूरी जाति नहीं होती। आप उन्हीं पे विश्वास करिए, उन्हीं के साथ काम करिए, तभी काम चलेगा। आप ये मत सोचिए 85% लोग आपके साथ आएंगे, कोई कारण नहीं। जब 3% ब्राह्मण सदियों से भारतवर्ष के ऊपर राज्य कर सकता है, तो आप 85% की क्यों वेट करते हैं? 3% आप भी इकट्ठे कर लीजिए, 3% आप भी राज्य कर सकते हो। 3% यदि इकट्ठे कर सकते हो तो कर लो, जरूर सफल होगा। ये कौन सी बात है 85% इकट्ठा होगा तब आप करें? नहीं होगा, भूल जाइए। 85% नहीं हो सकता। 3%, 4%, ज्यादा से ज्यादा 5% को इकट्ठा कर लो। सामाजिक जड़ें आपकी पूरी तरह से मजबूत हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपके साथ बेईमानी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका रिजल्ट यह है कि आज पार्लियामेंट खाली पड़ी है, असेंबली खाली पड़ी है, आपका बात करने वाला कोई नहीं है। 131 आपके नुमाइंदे जो वहां पर बैठे हैं वो पार्टियों के तहत चलते हैं, आपकी बात नहीं कह सकते। यदि आपको राजनीति में हस्तक्षेप करना है तो कोई एक ऐसी पार्टी तय करें जो आपके वोट की इज्जत करे, जो आपके अधिकारों की इज्जत करे। क्या वो शिक्षा की बात करते हैं? क्या वो रोजगार की बात करते हैं? क्या वो सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं? क्या उनके मैनिफेस्टो में ये है? क्या ग्रास रूट लेवल के आदमी की बात करते हैं? क्या ऑटो चलाने वाले लोगों की बात करते हैं? क्या वो मोची की बात करते हैं? क्या वो और छोटे छोटे कार्य करने वाले लोगों की बात करते हैं? यदि वो बात नहीं करते तो किसी कीमत में आपके नहीं। आपका वो है जो आपकी बात सुने, उसके मैनिफेस्टो में जो बात हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिपब्लिकन समाज पार्टी नाम जरूर नया है, विचारधारा वही है जो बाबा साहब, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, मानवर कांसीराम साहब की है, बीपी मौर्य साहब की। संत गाडगे के बारे में आप जानते होंगे, बाबा साहब ने उन्हें अपना सामाजिक गुरु माना था और बाबा साहेब को संत गाडगे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। बाबा साहेब का जब परिनिर्वाण हुआ था, संत गाडगे को दुख जो हुआ था, शायद किसी भी पिता को इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि उम्र में लगभग बराबर थे। ये जो सोच थी अमरावती के क्षेत्र से निकली, जो ये सोच थी मानवर कांसीराम साहब की पूना और पंजाब से निकल के यूपी में आई। आप लोग धनी हैं कि आपके सामने ऐसी विचारधारा है। यूपी के निवासियों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर सोचिए, इस पर चिंतन करिए। दूसरी बार यदि कोई राजनीतिक बिगुल बजेगा तो वो भी यूपी से ही बजेगा और आप लोग ही बजाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि उस बिगुल के फल आप खाएंगे, आपकी जनरेशन खाएगी। आज के परिवेश में जहां तक मैं अपना सोच करता हूं, देखता हूं, राजनीतिक पार्टियों के अंदर कोई सुधार नहीं है किसी तरह का।
राजनीतिक पार्टियां छल फरेब कर रही हैं, चाहे डेली वो परिवर्तन करती हैं, लेकिन उनका मकसद मात्र पैसा कमाना है। रिपब्लिकन समाज पार्टी को बने लगभग 6 महीने हुए जा रहे हैं। आपके बीच में कोई भी व्यक्ति बैठा ये नहीं कह सकता है किसी से एक पैसे का भी आज तक चंदा लिया, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमने नहीं लिया चंदा। क्योंकि हमें पता है हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि हम इस समय पैसा मांगे। जब तक हमने कार्य नहीं किया है हम क्या पैसा मांगे किसी से? और ऐसा हमने क्या काम किया? काम कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि हमारी क्षमता है, हम कर रहे हैं। कोई हम ऐसा नहीं है कि इसको हम सदियों पुराना है, हम ठीक है, बाबा साहब के आशीर्वाद से, तथागत बुद्ध के आशीर्वाद से, हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद से जो कुछ है उसमें से थोड़ा सा अंशदान दे रहे हैं। और जब ये कुछ होगा, मैं समझता हूं कि हमारा समाज गरीब नहीं है, हमारा समाज मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, और राजनीतिक हमारा जो सोच है हमारे समाज को एक अच्छा मार्ग दिखाएगी, अच्छा करेगी। मानवर साहब के जन्मदिन के दिन आप पूरे देशवासियों को, विशेषकर आपको बहुत बहुत बधाई। मानवर कांसीराम साहब का सोच, उनका कार्य ही एक ऐसा है जिन्होंने समाज को जोड़ा, और दूसरी बात है कोई जोड़ेगा तो इसी तरह की विचारधाराएं जोड़ेंगी। बाबा साहब के कारवां जो समतामूलक समाज की स्थापना की बात करता है, और जो समतामूलक समाज किसे कहते हैं शायद आप जानते होंगे कि जितने 85% लोग हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे से शादी विवाह करें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदारी करें, उसको समतामूलक समाज की बात की गई है। उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ये डिफिकल्ट नहीं है, ये कतई कठिन नहीं, केवल ये सोच की बात है। और यदि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज की तारीख में आपका समाज की सारी चीजें नैरो कर दी गई हैं, बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, सिकोड़ दी गई हैं, और आने वाले 5 साल में ध्यान रखिए, हो सकता है कि आप लोग इस तरह से बैठ के मीटिंग न कर पाए यदि आप राजनीतिक रूप से चेतना नहीं आई, नहीं कर पाए। यदि पार्लियामेंट में और असेंबली में आपका प्रतिनिधित्व सफिशिएंट नहीं है, कोई कारण नहीं होता आपको जगह मिले। इस भारतवर्ष में बीजेपी और आरएसएस इतनी तगड़ी अपनी पहुंच बना चुकी है कि वो उनका इशारा, उनका निशान आपके ऊपर है, आपको खत्म करने का है। हमारे बहुत से पुराने साथी जैसे भारती जी आए, आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत बड़ा अच्छी बातें करी, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी विचारधारा के ऊपर हम काम करें। गौतम जी ने बातें करी, और कोई कारण नहीं होता है कि हम इसे कोई मिलावट करें। हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है, हमारा मकसद, हमें 2 टाइम का रोटी मिल रही है, अच्छी तरह से मिल रही है। हमारे बच्चे भी समझदार हैं, एक वो बैठे हैं पीछे, तीनों बच्चे हमारे पास समझदार हैं। समझदार का मतलब ये है वो बात को समझते हैं। बहुत से पैसे की ज़रूरत नहीं होती जीवन में, यदि हम कुछ कर पाए समाज के लिए तो शायद वही हमारे लिए बहुत बड़ा कारगर होगा। इस बार साहब ने जो अपने अनुभव के साथ बातें बताई मानवर कांसीराम साहब के बारे में, बहुत सी बातें मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कनौजिया जी ने बहुत सारी बातें कही, अपना दर्द दुख कहा, वो रियली हमें कहीं टच करता है। और राजकुमार साहब ने जो बातें कही हैं रिपब्लिकन समाज पार्टी के बारे में, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक प्रतिज्ञा के साथ कि आप लोगों को कहीं पर भी शिकायत ना मिले, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम काम करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें दूर रहेंगी, जैसे माला, माइक और मंच। माला शायद आपने देखा हो, जब से पार्टी बनी है हम लोग माला में विश्वास नहीं करते, माइक एक मजबूरी है, बोलना पड़ता है, मंच में भी विश्वास नहीं करते। और ये रिपब्लिकन समाज पार्टी ने तय किया है कि यदि पार्टी की कोई मीटिंग होगी तो वहाँ का कोई भी प्रबुद्ध पर्सन उसकी अध्यक्षता करेगा, मैं नहीं करूँ। मैं कोई नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई विशेष इंतजाम या कुछ हो। मानवर कांसीराम साहब ने इतना कष्ट उठा के काम किया, शायद उसका हम 2% भी कर पाएँ, 1% भी कर पाएँ तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी
उत्पत्ति होगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो बातें हुई हैं उन सारी बातों को मैंने नोट किया है और कोशिश करूँगा कि उन सारी बातों को, देखिए ये एक लर्निंग प्रोसेस है, हम डेली कुछ न कुछ सीखते हैं और माध्यम मीटिंग होता है उसमें और बातें सीखते हैं। आज मैंने बहुत सी बातें नोट की हैं अपने मस्तिष्क में और मैं कोशिश करूँगा उन्हें कार्यान्वित किया जाए, उनको एक्शन में लाया जाए। एक्शन में हम जरूर लाएंगे और आप सभी से अनुरोध है मेरा, विशेषकर हमारे साथियों का, कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो बातें हुई हैं वो मार्केट में ज़रूर कहें। हम कोई बेईमानी, किसी भी तरह का धोखा समाज के साथ नहीं करना चाहते। बाबा साहेब, मानवर कांशीराम साहेब, गाडगे बाबा, ज्योतिबा फुले, आपने बहुत से लोगों ने ज्योतिबा फुले को पढ़ा होगा और बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बाबा गाडगे के बारे में कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के 17 वॉल्यूम, ज्योतिबा फुले की पूरी सीरीज और गाडगे का जन्म स्थान से लेके उनका कार्य क्षेत्र जो अमरावती था, मेरा पूरा देखा हुआ है और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, उनके दुख दर्द को समझता हूँ, उनके कष्ट को समझता हूँ। जो झाड़ू उन्होंने हाथ में लिया था उसका अर्थ भी समझता हूँ। उन्होंने जो त्याग किए हैं अपने परिवार के लिए, मैं उसको भी समझता हूँ। उस समाज से जो जुड़े हुए समाज है वो हमारा अपना परिवार है। और भी लोग हैं, देखिए यूपी का जो राजनीतिक एक चेतना है एक विशेष वर्ग में है, उसी के आप सभी लोग अंग हैं। इसको आगे बढ़ाओ, कोशिश करो बढ़ाओ। जो कुछ कर लेंगे वो बाबा साहब के कार्य के प्रति थोड़ा सा अदायगी होगी, पे बैक टू द सोसाइटी। उस पे बैक टू द सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। जो हम लोग कर रहे हैं वो भी पे बैक टू द सोसाइटी का ही पार्ट है। राजकुमार साहब ने कहा है, हम कोशिश करेंगे जो कहा है इन्होंने, आप लोगों ने भी जो बातें कही हैं, कनौजिया जी ने बातें कही, केपी सिंह जी आदि ने कहा, कोशिश करेंगे, डायमंड ने कहा, उनको सबको कहीं ला के हम इसको एक कैप्सूल बना के हम अपने समाज में फैलाएं। चंद्र प्रकाश एक यंग पर्सन है और रिपब्लिकन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा भार उनके कंधों पे आने वाला है। हमें नहीं चाहिए पद प्रतिष्ठा, हम अपने समाज के साथियों को बढ़ाना चाहते हैं और ये भी नहीं कि एक विशेष कुनबे को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं। ये जो 85% है उसमें से सबसे पहले SC ST जो 35 करोड़ है और उसमें से भी पहले शेड्यूल कास्ट, ये कितनी सैकड़ों कास्ट है, 97 कास्ट, उनको उनका दर्द है। यदि हम शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा कर पाए, उसके बाद ST को इकट्ठा कर पाए, उसके बाद OBC में छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा कर पाए, माइनॉरिटी के साथ लेके आ पाए। माइनॉरिटी में आपने देखा वो सॉफ्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा काम होगा। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सन 1935 में यबला में एक मीटिंग की थी, खालस महारों की मीटिंग की थी, वहीं से उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया था। वो क्यों की थी कि यदि वो महारों को समझा पाएंगे तो दूसरों को समझा पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है आज कि यदि मैं अनुसूचित जात को समझा पाया तो शायद दूसरों को समझा पाऊँ। अनुसूचित जात एक हमारा पूरा वर्ग, हम चाहते हैं उसे परिवार के रूप में लें और साथ में OBC की छोटी छोटी जातियां जुड़ रही और जुड़ेंगी। क्यों? आपके कार्यकलाप पे बहुत डिपेंड करता है। आपका कार्य बहुत दूर तक आवाज देता है। आपका कार्य में यदि ईमानदारी है तो लोग जुड़ेंगे, आपके कार्य में यदि बेईमानी है, किसी तरह का छल फरेब है, कोई कारण नहीं कि लोग जुड़े। हम छल फरेब नहीं करना चाहते, ना यहाँ कोई उत्तराधिकारी है। अगला अध्यक्ष कौन बनेगा आप लोगों में से ही तय होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप हमारा नहीं होगा। कोई किसी तरह का पैसा कलेक्शन होगा उसमें मेरे अध्यक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी तरह का मंच का कोई लालच नहीं, किसी तरह का, बहुत कुछ सब कुछ देख लिया। बस ये चाहता हूं कि समाज आगे बढ़े, समाज के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, जय गाडगे, जय प्रिय, जय संत गाडगे। मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पे नमन और वंदन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। और उनको खैर जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि लोग मानवर साहब की या सभी महापुरुषों की बात तो करते हैं,
फ़ोटो लगाते हैं और अपनी कमज़ोरी को एहसास भी करा देते हैं कि हम नाकामी लोग हैं, इसलिए हम इनकी फ़ोटो लगा के अपने आप को चमकते हैं। लेकिन ऐसे समय पे हमें बहुत ज़रूरी है कि उनका हमें आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ की डाली को पकड़ते हैं, जब कोई तूफ़ान आता है तो पेड़ की डाली को पकड़ते हैं ताकि हम तूफ़ान में उड़ ना जाएं। लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि अगर तूफ़ान आता है तो पेड़ की डाली को फाड़ के भी ले जाता है, साथ में तुम्हें भी ले जाता है। तो ऐसे मानवर कांसीराम साहब थे जिन्होंने सारी मेहनत करके, पढ़ाई करके ज़मीनी स्तर को टटोला। सबसे पहले ज़मीनी स्तर को टटोला और ज़मीनों की जड़ों को पकड़ लिया था उन्होंने अच्छी तरीके से। इसके बाद उन्होंने पार्टी का गठन किया, पार्टी को आगे लाया और कामयाब हुए और उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिला। तो फ़ायदा जिनको मिल गया तो वो नशे में धुत होके वो अपने समाज को भूल गए और आज भी वो समाज को भूले ही हुए हैं। और जो भी राजनीतिक दल आए हैं वो राजनीतिक दल भी RSS BJP के गुलाम बन चुके हैं, वो उनके दिखाऊ पिट्ठू बन गए हैं। इसीलिए आज हमारा समाज लुटता पिटता है और कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता। तो आज सत्यार्थी जी को देखा, हमने कई बार मिले और बातचीत हुई, तो इन्होंने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है और हमने देखा इनकी विचारधारा के अंदर ये समाज के लिए कुछ उत्थान करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ किसी से लेते नहीं हैं लेकिन देने के लिए लोगों को इकट्ठा जरूर करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हमने उनकी जड़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो वास्तविक हम कामयाब होंगे। जब हम बचपन में छोटे से थे, अपने गांव की बात बता रहे हैं कि गांव में झंडा बिल्ला ये लोग इलेक्शन के टाइम में बांटते थे और छोटे छोटे बच्चे सब उनके पीछे भागते थे झंडा और बिल्ला के लालच। लेकिन ये लोग रुकते कहाँ थे? जो हमारे ऊपर सर पे बैठा हो उसके दरवाजे पे रुकते थे और वहीं से साठ गांठ करके और हमारी जो बस्तियाँ हैं बहुजन समाज की, उन पे दबाव बना के अपना वोट बैंक की राजनीति करके वहाँ से चले जाते थे। हम लोगों को भी कुछ नहीं पूछते, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हमने देखी और हम लोग दौड़ते भी थे, फिर हमने देखा कि कुछ असामाजिक तत्वों के लोग एक नारा देते थे कि चरण सिंह चौधरी जीतेंगे तो चमार चौतरा लीपेंगे, ये नारा देते थे। तो हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का कि ये जाति का शब्द बोल के हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, निचले स्तर पे ले जाया जा रहा है। जब इस पर हमने मंथन किया, काम किया, तो हमें पता ये चला कि लोगों को डराया जाता है। हमारे बाबा थे वो हमें मारने के लिए दौड़े, हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो वो हमें मारने के लिए दौड़े और मारने जब दौड़े तो हम भाग गए वहाँ से। अब उनका कुछ काम पड़ गया थोड़ी देर में, तो हमसे बोले, तो हमने कहा बाबा पहले ये बताओ कि ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? तब उन्होंने हमें प्यार से समझाया कि हम लोग गरीब आदमी हैं, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब के बहुत पहले पैर में जूते चप्पल नहीं होते थे, पड़े पुराने कपड़े लत्ते पहनते थे हम लोग और हाथ में रख कर नमक रोटी भी खाते थे, मजदूरी करते थे। तो बाबा ने बताया कि अगर तुम इनके साथ रहोगे, इनके आवाज़ बोलोगे कुछ, तो ये तुम्हें मारेंगे। तो हमारे दिमाग में बात घुस गई कि सबसे डरा हुआ ये समाज है जिसकी वजह से ये बोल नहीं पाता है, और बोल नहीं पाता है तो ये सुन के चुपचाप अपने गम को पी जाता है। हमने वहाँ से ये कमियाँ निकाली और जब कमी निकाल के हमने और ज़मीन पे काम किया और लोगों में काम किया, तो जितने गांव थे ब्राह्मणों के, हम लोग रात दिन मेहनत करते थे, शाम को 2 रोटी खाने के लिए मुश्किल में थके होते थे, सो जाते थे, कुछ पता ही नहीं लगता। और जब शाम को 2 रोटी खा के सो भी गए तो सुबह उठे फिर मजदूरी करने चले। तो साला हमें बिल्कुल जीने का अधिकार नहीं है। और जो ब्राह्मण कुछ करता नहीं है, लाल टमाटर सा रखा हुआ है, शरीर हेल्थी बने हुआ और लोगों को चकमा भी पढ़ाता है, लोगों से ऐसा भी हमारी मेहनत मजदूरी को, तो ये किस खेत की मूली खाता है जो मतलब ये इतना ताकतवर बना। हमने इन चीज़ों को भी मंथन किया तो पता चला कि इसका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसी षड्यंत्र का जब पर्दाफाश करते करते हम शॉर्टकट में बताएंगे, बहुत बड़ी हमारी प्रयत्न है सब जमीनी स्तर पर। तो जब ये सारी कहानी हमने शुरू की तो हमने गांव-गांव जाना किया, हर जाति
मजहब में जाना शुरू किया। कमजोरियाँ लोगों की देखी कि हमारे ही साथ ऐसा है या और लोग भी, तो जिसके साथ देखते थे हर किसी कम्युनिटी में यही दर्द था, जो हमारा दर्द था वही उनका दर्द था। फिर हम वहाँ 15-16 साल की उम्र से हम अपने गांव छोड़ के लड़ाई झगड़ा करके हम बाहर आए। बाहर आने के बाद में हमने कोई ऐसी कंपनी नहीं छोड़ी जिसमें हमने नौकरी नहीं की। जहाँ तक हमारा मंथन रहा हमने काम किया और हर जगह जाते थे तो हमारे सर पे बैठा वही आदमी रहता था, वो ब्राह्मण आतंकवादी, जिसको हिंदू आतंकवादी कहते हैं। और वो सारे गेम प्लान तैयार करता था, वो हमारी मजदूरी को भी काटता था और दारू भी पीता था, हमारी मजदूरी के पैसे भी हटता था और हम लोग कर कुछ नहीं पाते थे। ये चीज़ें शुरू से चलती है। तो हमने इनके पेट में हाथ डाल के सब चीज़ें निकाली और निकालने के बाद में हमने इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चीज़ों पर हमने काम करना शुरू किया। लोग बहुत अच्छा था और हम जितना पार्टी के लिए प्रत्याशी साहब का हाथ मजबूत करने के लिए जो भी होगा हमसे हम करेंगे, चाहे रात हो या दिन हो, पूरी कोशिश रहेगी। मेरे पास भले ही पैसा नहीं है लेकिन तन और मन, रात के 3 बजे और 4 बजे पार्टी के लिए आज मैं शपथ ले रहा हूँ, मैं इस पार्टी के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ अगर पार्टी का काम है तो। अब मैं अपनी बातों को विराम देते हुए इस सभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय शिवराज सिंह जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए मंच पर और हम लोगों को बात कर सकें। जोरदार स्वागत। सभी को जय भीम। आज मान्यवर काशीराम जी के 91वें जन्मदिन पर डॉक्टर BS सत्तार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी के आह्वान पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आप लोग सब इकट्ठे हुए अपना टाइम समय दिया और एक दूसरे के विचारों से अवगत कराया हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम।